Welcome to ABC Campus. Our subject is CAF 3 Business Law, chapter number 16, Accounts and Investments, and second video on the topic Financial Statements from ICAP Study Text 2020, and I am your facilitator, Kashif Adil. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो डेफिनेशन लॉ में गिवन है वो उसको हम पढ़ते हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन रिलेशन टू अ कंपनी इंक्लूड्स अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस और अदर कंप्रिहेंसिव इनकम. और अगर कंपनी जो है एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट हो तो फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट, जिसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी कहा जाता है. स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज और नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज और अदर एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन होती है. अगर आप अकाउंटिंग में फोकस करेंगे तो अकाउंटिंग में हमारा एक स्टैंडर्ड है IAS 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. उसके अंदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिफाइन किया गया है तो ये 5 आइटम्स वहाँ पर भी गिवन है. और फिर यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा हुआ है कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, यानी जब आप 2021 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो 2020 के भी फिगर्स को आप उसके साथ कंपैरेटिव के तौर पर मेंशन करेंगे. अब अकाउंटिंग के अंदर ये चीज़ अलग से रिक्वायरमेंट है, इसको एक सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं कहा जाता, लेकिन अकाउंटिंग में भी ये सेम रिक्वायरमेंट. फिर एक एक्स्ट्रा पॉइंट लॉ ने कह दिया एनी अदर स्टेटमेंट एज मे बी प्रेस्क्राइब. तो SECP अगर कोई प्रेस्क्राइब कर दे तो कोई और स्टेटमेंट भी इंक्लूड की जा सकती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन में. तो अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड लॉ की रिक्वायरमेंट क्या है? द बोर्ड ऑफ एवरी कंपनी. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ गई? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की. और किस पर अप्लाई हो रहा है? हर कंपनी पे. मस्ट ले बिफोर द कंपनी इन AGM इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पीरियड in the case of first such statement since the incorporation of the company in and in any other case since the preceding financial statement. तो यानी जब पहली पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं तो वो इनकॉर्पोरेशन से लेकर एक सर्टन पॉइंट तक बनती हैं, और फिर जब उसके बाद बनती हैं तो पिछले ईयर एंड के बाद से लेके और इस पीरियड एंड तक की बनती हैं. मेड अप टू द डेट ऑफ क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर अडॉप्टेड बाय द कंपनी. अब कुछ कंपनीज का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 जनवरी टू 31 दिसंबर हो सकता है, कुछ कंपनीज का 1 जुलाई टू 30 जून नेक्स्ट ईयर हो सकता है, कुछ का 1 अक्टूबर से 30 सितंबर हो सकता है, एंड सो ऑन. अब इस पर जो टाइम लिमिट है वो अगर आप देखेंगे तो जो AGM, क्योंकि AGM में करनी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट, तो जो हमने चैप्टर नंबर 15 में AGM के लिए टाइम लिमिट्स पढ़ी थी वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए टाइम लिमिट है. The first financial statement must be laid at some date not later than 16 months after the date of incorporation of the company and subsequently once at least in every calendar year. Financial statement must be laid within a period of 120 days following the close financial year. बिल्कुल सेम रिक्वायरमेंट है जैसे AGM के लिए टाइम रिक्वायरमेंट है. However, in the case of listed company, SECP दे सकता है और किसी और केस में रजिस्ट्रार इजाज़त दे सकते हैं फॉर स्पेशल रीज़न, और वो 30 डेज तक का टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं मैक्सिमम. तो ये पूरे की पूरी जो बातें थी ये सारी वही बातें हैं जो AGM के लिए हमने टाइम लिमिट में पढ़ी थी. सेम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए रूल अप्लाई होते हैं, डेज वगैरह सब यहाँ पर सेम है, इवन जो एक्सटेंशन का पॉइंट है वो भी सेम है. अब फाइनेंशियल ईयर की जो डेफिनेशन लॉ में गिवन है कि वो बॉडी कॉर्पोरेट से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड गिवन है. फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू अ कंपनी और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कंपनी हो या कोई और बॉडी कॉर्पोरेट हो तो उसके लिए क्या होगा? फाइनेंशियल ईयर मीन्स द पीरियड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट एज द केस में बी लेड बिफोर इट इन जनरल मीटिंग इज मेड अप. जितने पीरियड की आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, वेदर दैट पीरियड इज अ ईयर और नॉट. तो लॉ की नज़र में अगर आप 10 मंथ्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बना रहे हैं, जैसे इनकॉर्पोरेशन के बाद आप 10 मंथ्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, तो उसको 10 मंथ्स को फाइनेंशियल ईयर समझा जाएगा. तो पीरियड वो ईयर हो या ना हो, जिस पीरियड के लिए आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होंगे उसको फाइनेंशियल ईयर कहा जाएगा. द पीरियड टू विच द स्टेटमेंट्स अफोरसेड रिलेट नॉट बीइंग द फर्स्ट शैल नॉट एक्सीड 1 ईयर. जो पहला साल है, क्योंकि उसमें 16 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन है तो वो तो एक्सटेंड हो सकता है, बाद में 12 महीने से कम का तो हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता, एक्सेप्ट एक उन्होंने दे दी कि स्पेशल परमिशन अगर कहाँ से मिल जाए आपको, रजिस्ट्रार से.
तो बाज़ औक़ात एक कंपनी अगर अपना ईयर चेंज करना चाहती है, पहले उस कंपनी का ईयर था 1 जुलाई टू 30 जून, और अब वो सितंबर तक लेकर जाना चाहते हैं। तो देखें इसके दो तरीके हैं। एक तरीक़ेकार तो ये है कि वो एक साल ऐसा करें कि 1 जुलाई से 30 सितंबर सिर्फ 3 महीने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लें, उसके बाद उनका ईयर अक्टूबर टू सितंबर चलता रहेगा। दूसरा तरीक़ेकार ये है कि वो रजिस्ट्रार से स्पेशल परमिशन लें और 15 मंथ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लें, और उसके बाद फिर अक्टूबर टू सितंबर चलते रहें। ऑडिट के ऊपर बात करें अगर, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट भी करवाना होता है, शैल बी ऑडिटेड बाय द ऑडिटर ऑफ द कंपनी एंड द ऑडिटर रिपोर्ट शैल बी अटैच्ड देयर टू। तो ऑडिटर रिपोर्ट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ अटैच की जाती है। अभी हम अपनी जो है आगे इसी वीडियो के अंदर ऑडिटर रिपोर्ट का भी एक लेआउट देख लेंगे, आल्दो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है सिलेबस की, लेकिन फिर भी कि वो रिपोर्ट कैसी होती है। अच्छा, रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट शैल नॉट अप्लाई टू प्राइवेट कंपनी हैविंग द पेड अप कैपिटल नॉट एक्सीडिंग ₹1 million और सच हायर अमाउंट ऑफ पेड अप कैपिटल एज मे बी नोटिफाइड बाय द कमीशन। तो अगर एक प्राइवेट कंपनी है और उसका टोटल कैपिटल ही 10 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो उसको ऑडिट की रिक्वायरमेंट उस पर अप्लाई नहीं होती। करवाना चाहें तो करवा लें, ना करवाना चाहें तो ना करवाएं। तो लॉ ने एक फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि जो बहुत छोटी कंपनीज हैं वो बेशक ऑडिट वाला प्रोसीजर ना करवाएं, क्योंकि ऑडिट जो है वैसे तो बड़ी अच्छी बात है कि ऑडिट होना चाहिए, उससे कंट्रोल रहता है और क्रेडिबिलिटी बढ़ती है कंपनी की फाइनेंशियल्स की, लेकिन दूसरी तरफ उसकी कॉस्ट भी लगती है, उस पर टाइम भी लगता है। तो जो बहुत छोटी कंपनीज होती हैं उनके पास इतने रिसोर्सेज और पैसे नहीं होते कि वो जो है ऑडिट की कॉस्ट को भी बेयर कर सकें, तो उनके लिए लॉ ने थोड़ी सी रिलैक्सेशन यहाँ पर देती है। तो डिस्पैच टू मेंबर, एवरी कंपनी शैल सेंड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट टुगेदर विद द ऑडिटर रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट एंड इन द केस ऑफ लिस्टेड कंपनी द चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट। अच्छा, अब ये सारी रिपोर्ट्स को ज़रा सा एक नज़र देख लेते हैं। तो ऑडिटर रिपोर्ट जो है वो कुछ ऐसी होती है, ये हमने एक ओरिजिनल जो है एनुअल रिपोर्ट से पिक की है। डायरेक्टर रिपोर्ट मल्टीपल पेजेस की होती है, उसका फर्स्ट पेज मैंने आपको यहाँ पर एक कंपनी का शो किया है। और चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट जो होती है लिस्टेड कंपनी की सूरत में, वो 1 to 2 पेजेस की नॉर्मली रिपोर्ट्स होती है, बाजू का थोड़ी एक्सटेंड भी हो जाती है। तो ये रिपोर्ट्स जो हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ अटैच की जाएंगी। तो ये भेजी किसको जाएंगी? एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी एंड एवरी पर्सन हु इज इंटाइटल टू रिसीव नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग ईदर बाय पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिकली at least 21 days before the date of meeting at which it is to be laid before the members of company, यानी विद नोटिस ही भेजेंगे आप। अच्छा, ये जो है कि एवरी पर्सन हु इज इंटाइटल्ड टू रिसीव नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, तो जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को फिर नोटिस मिलना होता है, और अगर किसी की इंसॉल्वेंसी हो जाती है तो उसके ऑफिशियल असाइनी को मिलना होता है, तो उन्हीं को ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी भेजी जाएंगी। Copy at registered office, company shall keep a copy of financial statements together with the said reports, जो ये हमने ऑडिट रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट वगैरह पढ़ी, एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द मेंबर्स, ताकि अगर मेंबर्स चेक करना चाहें तो वहाँ कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर भी वो उसको चेक कर सकते हैं। फाइलिंग टू अथॉरिटीज बाय लिस्टेड कंपनी, ये रूल सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए है। अ लिस्टेड कंपनी शैल सिमिल्टेनियसली विद द डिस्पैच टू मेंबर, यानी जैसे मेंबर को डिस्पैच किया जाएगा बिल्कुल साथ ही, सेंड बाय पोस्ट 3 copies and electronically a copy of such financial statement together with reports to each of the commission, registrar and securities exchange, जैसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, तो SCCP को, रजिस्ट्रार को और सिक्योरिटीज एक्सचेंज को भेजेंगे। एंड शैल आल्सो पोस्ट द सेम ऑन कंपनीज वेबसाइट। तो डिस्पैच टू मेंबर तो एक पॉइंट हो गया, एडिशनल 4 पॉइंट और हैं कि उन्होंने कमीशन को भी भेजना है, रजिस्ट्रार को भी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज को भी, और इन तीनों को जो भेजना है उसमें देखें 3 कॉपीज बाय पोस्ट भेजी जाएंगी, इलेक्ट्रॉनिकली 1 कॉपी भेजी जाएगी ईमेल के थ्रू जैसे भेज देते हैं, और वेबसाइट पर भी उसको अपलोड किया जाएगा। द रिपोर्ट शैल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ कंपनी फॉर अ टाइम पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड, यानी SCCP बता सकता है कि जी 3 महीने के लिए आपने रखना है, 2 साल के लिए रखना है, 4 साल के लिए वेबसाइट पर शो होती रहे, तो जो टाइम पीरियड SCCP बताएगा उसके लिए रखा जाएगा। तो इसको फॉलो करेंगे। तो हमारे पास एक पास्ट एग्जाम है जी इस पे, अंडर द प्रोविजन, ये 2018 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन, अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 ब्रीफली डिस्क्राइब the requirements of a private limited company for presenting its first financial statements in the annual general meeting
एंड वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सारी कंपनीज के लिए सेम ही रूल है कि विद इन 16 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो नॉट लेटर देन 16 मंथ्स या विद इन 16 मंथ्स एक ही बात है, पहला पॉइंट। इन एडिशन टू अबव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो 120 डेज के रूल को भी फॉलो करेंगी। हाउएवर फॉर एनी स्पेशल रीजन रजिस्ट्रार से, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है तो रजिस्ट्रार मे एक्सटेंड पीरियड फॉर टर्म नॉट एक्सीडिंग 30 डेज, 30 डेज तक का टाइम एक्सटेंड हो सकता है। अब फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो ऑडिटेड भी होनी चाहिए और ऑडिट रिपोर्ट भी अटैच की जाएगी, लेकिन अगर पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से एक्सीड नहीं करता तो फिर ऑडिट की रिक्वायरमेंट लाजमी नहीं है। कंपनी करवाना चाहे तो फिर भी ऑडिट करवा सकती है और ना करवाना चाहे तो ना करवाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।